गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम NCERT क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 तक हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। और बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए। बच्चों आप जो शेयर करते हैं ना हमारा चैनल, उससे क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमें भी लगता है कि बच्चों को हमारी ज़रूरत है और हम इसी वजह से हम अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि बच्चों को हमारी ज़रूरत है। तो बच्चों आप हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि वीडियोज़ बहुत ही जल्दी आएँ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से बच्चों कह रहा है, यदि इफ़ ए बराबर हमें कितना दे रखा है भाई, ए बराबर दे रखा है 0, tan अल्फ़ा y2 और माइनस का tan अल्फ़ा y2 और ये 0, ये तो हमें ए की वैल्यू दे रखी है। और कह रहा है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। तो आई अगर कोटि 2 का तत्समक अवयव तो इसका मतलब आई जो होगा वो 1 0 0 1, ये 2 कोटि का यानी कि ऑर्डर 2 का है, 2/2 का। तब हमसे कहा गया है तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है बच्चों कि आई प्लस ए, यहाँ लिख भी सकते हैं सिद्ध करना है। क्या लिख सकते हैं बच्चों? सिद्ध करना है। हमें ये स्टेप सिद्ध करनी है भाई। क्या सिद्ध करनी है? आई प्लस ए बराबर कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए और इंटू कॉज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और ये माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉज अल्फ़ा। ये हमें क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना। अब इसे कैसे करके प्रूफ करेंगे आइए इसे समझते हैं। भाई ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और एग्ज़ाम में आता भी बहुत है ये क्वेश्चन। इसे बच्चों आप बहुत अच्छे से स्टडी करना। आप क्या करिए, सबसे पहले आई प्लस ए निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? आई प्लस ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन हल। तो हम सबसे पहले आई प्लस ए निकालेंगे और आई की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास? ये है 1 0 और 0 1 प्लस ए, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई? 0 और ये tan अल्फ़ा y2 और माइनस का tan अल्फ़ा y2 और ये 0। क्या करेंगे भाई? दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे। 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, 0 में tan अल्फ़ा y2 को ऐड करेंगे तो ये tan अल्फ़ा y2 और 0 में ऐड करेंगे माइनस tan अल्फ़ा y2 तो ये माइनस का tan अल्फ़ा y2 ही रहेगा। और 1 में ऐड करेंगे 0 के लिए तो ये 1 रहेगा। ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? कैपिटल आई प्लस कैपिटल ए। इसे मान लेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण ए। अब क्या करेंगे हम? अब हम निकालेंगे पहले आई माइनस ए। तो बच्चों आई माइनस ए निकालेंगे तो कैपिटल आई और माइनस कैपिटल ए बराबर, तो कैपिटल आई की वैल्यू हमारे पास ये है 1 0 और 0 1 माइनस कैपिटल ए, और कैपिटल ए की वैल्यू ये है हमारे पास तो 0 और ये tan अल्फ़ा y2 और माइनस का tan अल्फ़ा y2 और ये कितना? 0। ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए क्या निकल के आएगा इधर समझते हैं। तो ये कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए बराबर ये निकल के आएगा 1 में से माइनस करेंगे 0 के लिए तो बच्चे ये कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 0 में से माइनस करेंगे tan अल्फ़ा y2 के लिए तो माइनस प्लस माइनस का यहाँ बचेगा कितना? tan अल्फ़ा y2। और इसी तरीके से 0 में से माइनस करेंगे माइनस tan अल्फ़ा y2 तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ आ जाएगा tan अल्फ़ा y2 और ये 1 में से माइनस करेंगे 0 के लिए तो ये 1 ही आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या निकल के आ गया? 1 माइनस कैपिटल ए।
देखिए हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कैपिटल ए इंटू ये, तो इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सिद्ध करने का मतलब है ये साइड और ये साइड दोनों ही कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, और वो हम बराबर प्रूफ कर देंगे। तो हम इसकी RHS निकाल रहे हैं। अब निकालेंगे I माइनस कैपिटल ए और इंटू कॉज एल्फ़ा, और ये इन साइन एल्फ़ा, फिर माइनस का साइन एल्फ़ा, और ये कॉज एल्फ़ा, दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से पहले कैपिटल I माइनस कैपिटल ए की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, यहाँ रख दो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, और ये प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा भाई 1, और इंटू कॉज एल्फ़ा, और ये साइन एल्फ़ा, और माइनस का साइन एल्फ़ा, और इंटू ये, और ये कॉज एल्फ़ा। ये निकल के स्टेप आई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना, इन दोनों मैट्रिक्स की कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे समझते हैं इसे। क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करो, यानी कि 1 की कॉज एल्फ़ा से मल्टीप्लाई कॉज एल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बाई 2 की साइन अल्फ़ा बाई 2 से तो प्लस की ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 1 की माइनस साइन अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 की कॉज अल्फ़ा बाई 2 से करेंगे तो प्लस का कॉज अल्फ़ा, और इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। अगर प्लस की मल्टीप्लाई आ रही है तो प्लस का लगाइए साइन, और माइनस की मल्टीप्लाई आ रही है तो माइनस का लगाइए। इसी तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 की कॉज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा बच्चों माइनस का कॉज अल्फ़ा और इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। फिर 1 की साइन अल्फ़ा से करेंगे, जैसे 1 की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करिए तो प्लस का साइन अल्फ़ा आ रहा है तो प्लस लिखिए, और माइनस का है तो माइनस लिखिए। ये तो फर्स्ट कॉलम से। अब ये फर्स्ट रो सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 की माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन अल्फ़ा और इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, और 1 की कॉज अल्फ़ा से करेंगे तो प्लस का ये कितना हो जाएगा कॉज अल्फ़ा। यहाँ तक करिए। अब ये जो स्टेप निकल के आई, इस स्टेप को यहाँ ज़्यादा सॉल्व मत करिए। क्यों मत करिए, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर ये कॉज अल्फ़ा है, यहाँ भी कॉज अल्फ़ा है, और प्लस साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 है, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। मतलब क्या हुआ कि ये स्टेप और ये स्टेप एक ही है। अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ भी स्टेप को सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ भी स्टेप को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ देखिए, ये माइनस का कॉज अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 है, और ये प्लस का कॉज अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 है। ये प्लस का साइन अल्फ़ा, ये माइनस का। अगर मैं इसमें से या इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो अंदर जो भी बचेगा वो दोनों सेम हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इन स्टेप्स को अलग से सॉल्व कर लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा और स्टेप्स कम हो जाएंगी। ज़्यादा इसमें मतलब लॉन्ग यार कह सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टेप्स नहीं आएंगी। तो क्या करते हैं बच्चों, इन स्टेप्स को हम अलग से सॉल्व करते हैं। एक को करिए, एक मिल जाएगी। तो इसे क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बिकॉज कॉज एल्फ़ा और प्लस का साइन एल्फ़ा और इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर, तो ये कॉज एल्फ़ा प्लस का साइन एल्फ़ा और tan अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला लगा देंगे बच्चों, साइन एल्फ़ा बाई 2 और अपॉन में कॉज एल्फ़ा बाई 2। साइन कॉज को तोड़ते नहीं, बाकी किसी को छोड़ते नहीं। अपॉन में 1 लेट करके इसका जब एलसीएम ले रहे होंगे बच्चों, तो कॉज एल्फ़ा बाई 2 की अगर 1 से एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, कॉज एल्फ़ा बाई 2, और कॉज एल्फ़ा बाई 2 की कॉज एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉज एल्फ़ा इंटू कॉज एल्फ़ा बाई 2, और ये प्लस 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, साइन एल्फ़ा और इंटू साइन एल्फ़ा बाई 2, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो बच्चों इधर समझ लेते हैं इस स्टेप को। ये फार्मूला बन गया, कॉज ए कॉज बी
प्लस साइन ए साइन बी, या कह सकते हैं कॉज ए माइनस बी का फार्मूला। जब कॉज ए माइनस बी का फार्मूला है तो ये हो जाएगा कॉज ए, और ए की जगह कौन है अल्फ़ा, माइनस बी, और बी की जगह अल्फ़ा बाई 2, और अपॉन में ये कितना चल रहा है अभी कॉज अल्फ़ा बाई 2, कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो ये एक ऐसे करके समझिए, चाहे एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लीजिए इसके अपॉन में 1 लेट करके, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 की अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा जाएगा तो कितना बचेगा अल्फ़ा बाई 2। या ऐसे समझिए कि पूरे एक अल्फ़ा में से आधा अल्फ़ा जाएगा तो आधा ही तो अल्फ़ा बचेगा। तो मैं इसे इस स्टेप को शॉर्ट कर दे रहा हूँ, चाहे आप चाहो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा भाई अल्फ़ा बाई 2, और अपॉन में भी कितना चल रहा है कॉज अल्फ़ा बाई 2। भाई कॉज अल्फ़ा बाई 2 से कॉज अल्फ़ा बाई 2 कट जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 1। ये यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस स्टेप को सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक स्टेप को सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करते हैं इसी स्टेप को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे एंड नाउ बिकॉज भी लगा सकते हैं ऐसे करके। अब मैं इसी स्टेप को ले रहा हूँ, ये माइनस का साइन अल्फ़ा और प्लस का कॉज अल्फ़ा और इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर टेन अल्फ़ा वाई को तोड़ लीजिए, साइन अल्फ़ा और प्लस का कॉज अल्फ़ा और इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 को हम लिख देंगे बच्चों, मतलब टेन अल्फ़ा बाई 2 को लिख देंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फ़ा बाई 2, ये लिख सकते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लेट करके एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉज अल्फ़ा बाई 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कॉज अल्फ़ा बाई 2। अब कॉज अल्फ़ा बाई 2 की साइन अल्फ़ा बाई 2 से करेंगे, बल्कि माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 से, तो माइनस का साइन कॉज अल्फ़ा बाई 2 की माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे समझिए, तो इंटू कॉज अल्फ़ा बाई 2, ये स्टेप आ जाएगी, प्लस 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉज अल्फ़ा और इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, इस तरीके से। इसमें से बच्चों क्या कर रहे हैं हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जितने टर्म होती हैं, जितनी भी टर्म होंगी उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस की स्टेप थी तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, साइन अल्फ़ा और इंटू कॉज अल्फ़ा बाई 2, और ये प्लस की माइनस की हो जाएगी कॉज अल्फ़ा और इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, और अपॉन में ये कितना चल रहा है अभी कॉज अल्फ़ा बाई 2 चल रहा है, ठीक है। अब ये एक फार्मूला बन गया, माइनस तो है ही, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ये साइन ए माइनस बी, ए की जगह अल्फ़ा और माइनस बी की जगह अल्फ़ा बाई 2, और अपॉन में ये कितना कॉज अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस, भाई एक अल्फ़ा में से आधा अल्फ़ा जाएगा तो आधा ही अल्फ़ा बचेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2, और अपॉन में ये कितना कॉज अल्फ़ा बाई 2, इस तरीके से ये स्टेप आ जाएगी। अब क्या करेंगे भाई, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फ़ा बाई 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2। इस तरीके से ये स्टेप जो निकल के आई है सॉल्व करने के बाद वो ये आई है। तो चलिए बच्चों इधर का हम मिटा सकते हैं क्योंकि इतने बीच में अब सॉल्यूशन आ नहीं पाएगा। तो चलिए बच्चों इधर समझ लेते हैं। आइए बच्चों अब आगे समझते हैं इसे कैसे करके, कि अब इस स्टेप की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है हमारे पास माइनस का, इसी तरीके से हम क्या करेंगे माइनस का कॉज अल्फ़ा और इंटू टेन अल्फ़ा और प्लस का साइन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये एक तरीके से सेम है। बस हमें क्या करना है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना है। इसमें से हम क्या ले लेंगे माइनस साइन कॉमन। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे बच्चों तो ये जो प्लस का साइन अल्फ़ा है ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसे पहले लिख ले रहे हैं माइनस का साइन अल्फ़ा, और ये जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का कॉज अल्फ़ा और इंटू टेन अल्फ़ा। भाई ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा और ये माइनस ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस कॉज अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा, बल्कि ये अल्फ़ा नहीं बच्चों क्या होगा यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए ये टेन अल्फ़ा बाई 2 होगा, यहाँ कितना होगा भाई अल्फ़ा बाई 2।
ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू। इसकी हम वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, माइनस का टेन एल्फा बाई टू। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का टेन एल्फा बाई टू, ये लिख देंगे। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन एल्फा बाई टू। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो सब वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से का मतलब है जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू समीकरण 2 में उठा के रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारी थी क्या, कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए, कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए और इंटू कॉज एल्फ़ा, और ये साइन एल्फ़ा और माइनस का साइन एल्फ़ा और इंटू कॉज एल्फ़ा, ये थी। और बराबर में क्या था, यहाँ पर इसको सॉल्व किया था तो ये स्टेप निकल के आए। तो कॉज एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा इंटू टेन एल्फ़ा बाई टू की वैल्यू कितनी आई है, निकल के 1 निकल के आई है। तो इसकी जगह हम कितना रख देंगे भाई, 1। और ये माइनस साइन एल्फ़ा प्लस कॉज एल्फ़ा इंटू टेन एल्फ़ा बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है निकल के, हमने यहाँ पर कहीं सॉल्व की होगी इसे। ये तो आई है माइनस का कॉज एल्फ़ा, ये यहाँ से ये सॉल्व किए, कितनी आई निकल के, माइनस का टेन एल्फ़ा बाई टू। तो यहाँ रख देंगे भाई माइनस का टेन एल्फ़ा बाई टू। और ये जो वैल्यू है माइनस का कॉज एल्फ़ा इंटू टेन एल्फ़ा बाई टू प्लस साइन एल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली है, प्लस का टेन एल्फ़ा बाई टू। तो यहाँ रख देंगे टेन एल्फ़ा बाई टू। और ये साइन एल्फ़ा इंटू टेन एल्फ़ा बाई टू प्लस कॉज एल्फ़ा, तो ये स्टेप और ये स्टेप एक ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई निकल के, 1। तो इसकी जगह कितना लगा देंगे, 1। इसे आप मान लीजिए समीकरण 3, इक्वेशन 3। अब आप ये देखिए कि जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी जो RHS है और इक्वेशन 3 की जो RHS है वो क्या एक ही है। अगर एक ही है तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये एक है तो मैं कह सकता हूँ ये साइड और ये साइड भी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ लिखूँगा मैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 नहीं बल्कि 1/3 से, 1/3 से। तो यहाँ 3 लिख देंगे। चलिए बच्चों इसे मिटा देते हैं। इसे जब हम मिटाएंगे तो ये दोनों चीज़ कैसी आ जाएंगी, बराबर। तो हम बोल देंगे बच्चों कि कैपिटल आई प्लस कैपिटल ए बराबर किसके आया निकल के, कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए इंटू, और ये कॉज एल्फ़ा और ये साइन एल्फ़ा और माइनस का साइन एल्फ़ा और ये कॉज एल्फ़ा। और बच्चों इसी चीज़ को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। हम चाहें तो यहाँ भी स्टेप्स को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, अलग से सॉल्व किया तो थोड़े क्वेश्चन में साफ भी दिख रहा है और ज़्यादा बड़ी स्टेप नहीं, एक स्टेप को एक ही बार सॉल्व करना पड़ा हमें। और वैसे हमें 1-2 स्टेप थी तो 2 बार सॉल्व करना पड़ता। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके से है, कह रहा है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। कितने रुपए का कोष है, 30,000 रुपये का कोष है। कह रहा है कि जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। भिन्न भिन्न का मतलब डिफरेंट टाइप का, ठीक है। फिर कह रहा है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। कह रहा है कि प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया बच्चों कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रेस 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कह रहा है कि आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना हो। कह रहा है इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, 2 पार्ट दिए हैं इसके।
आइए समझते हैं। चलिए, सबसे पहले कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, ठीक है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। भाई 30,000 रुपये इन्हें 2 प्रकार के बांडों में हमें बांटना है, तो हम अपनी तरफ से थोड़ा मान के चलते हैं। माना प्रथम प्रकार के बॉन्ड में निवेशित राशि भाई हम मान ले रहे हैं कि प्रथम प्रकार के बॉन्ड में जो निवेश कर रहे हैं राशि को, वो कितने रुपए निवेश कर रहे हैं, x रुपए निवेश कर रहे हैं। कितने रुपए बच्चों निवेश कर रहे हैं? अब ये बताइए कि 30,000 में से x रुपए हमने निवेश यानी कि निकाल दिए, तो अब हमारे पास दूसरे प्रकार के बॉन्ड को मतलब बॉन्ड में लगाने के लिए कितने रुपए बचेंगे? तो हम कहेंगे 30,000 माइनस x, क्योंकि x रुपए तो हमने 30,000 में से निकाल दिए। तो इसीलिए दूसरे प्रकार के बॉन्ड में निवेशित राशि, भाई दूसरे प्रकार के बॉन्ड में कितनी राशि निवेशित की होगी हमने? 30,000 माइनस x रुपये, ठीक है, क्योंकि 30,000 में से x रुपये एक बॉन्ड में लगा दिए, तो दूसरे में लगाने के लिए अब हमारे पास कितने बचेंगे? केवल 30,000 माइनस x। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है, तो चलिए बच्चों, ये तो तुम्हारी बॉन्ड में निवेशित की हुई राशि है। अगर बॉन्ड में निवेशित कर दी राशि, तो इसका मतलब है यहाँ से एक निवेशित मैट्रिक्स बना लीजिए कि हमने कितना टोटल निवेश किया, इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाइए। तो हम क्या करेंगे? इसीलिए निवेशित आव्यूह जब यहाँ से निकालेंगे, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना है? कैपिटल A। तो आप ऐसे समझिए कि इसको अगर रो में लिखेंगे तो दूसरे वाले डाटा को कॉलम में लिखना होगा, अगर इसको कॉलम में लिखें तो दूसरे वाले डाटा को रो में लिखिए। तो पहले वाले को बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि पहले वाले को रो में ही लिखना चाहिए। तो पहले वाले को हम रो में लिख दे रहे हैं कि ये तो फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में हमने निवेशित कर दी राशि, और ये दूसरे टाइप के, तो ये रो में, या रो का मतलब है उसमें कॉलम ज़्यादा होंगे। तो ये हो गए 30,000 हमारे पास, और माइनस कितना? x। ये हमारे पास निवेशित आव्यूह निकल के आ गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। जो डाटा दिया था उससे तो ये एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो कह रहा है, प्रथम बांड पर 50% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब ब्याज आव्यूह निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? ब्याज आव्यूह कि कितना ब्याज मिल रहा है। भाई यहाँ से जब ब्याज आव्यूह निकालेंगे तो इसे हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? b मान लेते हैं। तो पहले पर कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है हमें? 5% का। कितने का मिल रहा है अभी? 5% का। और दूसरे पर कितने का मिल रहा है? 7% का। तो मैंने आपको बताया था कि पहले को रो में लिखिए और दूसरे को कॉलम में, यानी कि पहले को क्षैतिज लिखिए और दूसरे को ऊर्ध्वाधर लिखिए, ठीक है। फिर बाद में बच्चों ये कह दिया, उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त होता है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है बच्चों 1800, फर्स्ट पार्ट में ब्याज कितना हो? 1800। तो हम यहाँ से पहले ये निकालेंगे, कुल ब्याज निकाल लेंगे। कुल ब्याज हमारे पास है कितना, मिला कितना है कुल ब्याज हमें? तो भाई ऐसे समझिए कि पहले प्रकार पर इतने रुपए खर्च किए, पहले बॉन्ड पर, दूसरे पर इतने खर्च किए, पहले पर इतने % का ब्याज मिला, दूसरे को इतने % पर। तो अगर मैं टोटल ब्याज निकालूंगा तो बच्चों दोनों मैट्रिक्स की क्या कर दूंगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा कुल ब्याज। भाई कुल ब्याज यहाँ से निकालूंगा तो दोनों की मल्टीप्लाई, तो मैं कुल ब्याज यहाँ पर मेरा हो जाएगा AB। कितना हो जाएगा भाई? कुल ब्याज AB। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई? X, और ये 30,000 माइनस x, और ये b की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5%, और ये 7%। इस तरीके से यहाँ से कुल ब्याज निकल के आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इसे। जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी कैसे करेंगे? x की 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x%।
इसी तरीके से 30,000 माइनस एक्स की 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये प्लस में, बल्कि ऐसे समझिए मैंने फर्स्ट रो की इससे कर दी, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इन दोनों मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की, मतलब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो x की 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x%, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस लगाइए, तो ये कितना हो जाए 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7, और ये 30,000 माइनस x, और साथ में ये कितना आ जाएगा %। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास क्या निकल के आया, ए बी निकल के आया। क्या निकल के आया बच्चों, ए बी। इसे थोड़ा अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 5x, आपको पता है कि प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो अपॉन में कितने आते हैं 100 आते हैं, प्लस यहाँ भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो अपॉन में कितने आते हैं 100 आते हैं। 7 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 7 3 21, और ये आ जाएगा कितना 2,10,000, और 7 की x से मल्टीप्लाई माइनस का 7x, और अपॉन में ये कितना है भाई 100%, का साइन हटाओ 100 लगाओ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसके डिनोमिनेटर तो सेम है, हर समान है, इसे एक बार लिख लीजिए, वो अंश ऐसे ही जुड़ जाएंगे। आप ऐसे समझिए 2,10,000, 2,10,000, और ये प्लस का 5x और ये माइनस का 7x, माइनस का कितना बचेगा 2 है। ये मैट्रिक्स निकल के आ गई यहाँ से। अब हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में हमसे क्या कहा गया है समझ लेते हैं बच्चों। पहले पार्ट में हमसे कहा गया है कि जो ब्याज है वो कितना है हमारे पास बच्चों। जो ब्याज दे दिया है पहले पार्ट में वो हमको दे रखा है 1,800 रुपये। कितना दे रखा है अभी 1,800 रुपये, 1,800 रुपये दे रखा है। और वास्तव में यहाँ थोड़ा सा हमें समझना होगा, जब हमें ब्याज 1,800 रुपये दे रखा है तो यहाँ से हमने ब्याज कितना निकाला है भाई, यहाँ से हमने कुल ब्याज निकाला है ये, और पर्सन के अनुसार जो ब्याज है 1,800 रुपये। तो इसका केवल बच्चों यही मतलब होता है कि इसके अंदर की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है 1,800 की, क्योंकि पर्सन के अनुसार कुल ब्याज 1,800 रुपये मिला है कुल ब्याज, और हमारे अनुसार कुल ब्याज उसे कितना मिला है 2,10,000 माइनस 2x/100। तो ये भी कुल ब्याज है और वो भी कुल ब्याज है, तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, दोनों ही कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ ये स्टेप लिख सकते हो, वरना यहाँ पर सीधे एक हेडिंग डालिए फर्स्ट पार्ट में प्रश्नानुसार, फर्स्ट पार्ट में एक हेडिंग डाल लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो हमारे हिसाब से ब्याज ही आया है। मैट्रिक्स कभी नहीं लेते ब्याज निकालते समय, ये लेते हैं अंदर की वैल्यू। तो हमारे अनुसार ब्याज आया है 2,10,000, कितना है, और माइनस का 2x, और अपॉन में कितना 100। और क्वेश्चन के अनुसार जो ब्याज आया है बच्चों वो कितना आया निकल के 1,800 रुपये। कितना आया है निकल के 1,800 रुपये। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो 2,10,000 माइनस 2x, और जब 100 की 1,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,800 तो आएंगे ही, और इसके आगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों कि ये 2,10,000 और ये प्लस का 1,80,000 है, इसे इधर उठा लाओ तो माइनस का 1,80,000 बराबर ये माइनस का 2x है, उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो, ये 4 जीरो तो सेम ऐसे ही आ जाएंगे, और इधर से दाएँ 11, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 1 में से गया कुछ नहीं, बराबर में कितना 2x। जब 2 से इसे काट रहे होंगे बच्चों तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये कितना 3 जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई कितनी निकल के, यहाँ से 15,000। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमें ब्याज उससे 1,800 रुपये लेना है, ब्याज हमें कुल ब्याज 1,800 रुपये लेना है, तो अब देखते हैं कि हमें कि प्रथम प्रकार के बॉन्ड में कितनी रुपए निवेशित करने होंगे
और दूसरे प्रकार के बॉन्ड में कितने रुपए निवेशित करने होंगे। तो चलिए इसीलिए हम कह सकते हैं प्रथम प्रकार के बॉन्ड में निवेशित राशि, प्रथम प्रकार के बॉन्ड में निवेशित राशि, भाई प्रथम प्रकार के बॉन्ड में निवेशित राशि हमने कितनी मानी थी, x रुपए, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई है, 15,000 रुपये। इसका मतलब है अगर 1800 रुपये उसे ब्याज चाहिए दोनों पे, तो पहले बॉन्ड में कितने रुपए खर्च करने होंगे, 15,000 रुपये। और दूसरे भी देख लेते हैं यहाँ पर, दूसरे प्रकार के बॉन्ड में निवेशित राशि, भाई दूसरे प्रकार के बॉन्ड में हमने कितने रुपए निवेशित किए थे, 30,000 माइनस है, तो ये 30,000 माइनस है बराबर, तो 30,000, ये तो 30,000 आ गए माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है, 15,000, x की वैल्यू 15,000 हो गई यहाँ से, ठीक है। और जब 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये। इसका मतलब ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास, कि अगर पहले प्रथम प्रकार के बॉन्ड में 15,000 रुपये लगा दिए जाए, दूसरे प्रकार के बॉन्ड में भी 15,000 रुपये लगा दिए जाए, तो टोटल जो वार्षिक ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 1800 रुपये मिल जाएगा दोनों बॉन्डों पे, ठीक है। आइए बच्चों सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि कुल वार्षिक ब्याज उसे कितना मिलना चाहिए, 2,000 रुपये। भाई 2,000 रुपये मिल रहा है, तो हमारे अनुसार उसे जो वार्षिक ब्याज AB मिल रहा है वो इतने रुपये मिल रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है उसे वार्षिक ब्याज, 2,000 रुपये। तो हमारे अनुसार जो ब्याज निकल के आया है, कुल ब्याज वार्षिक और प्रश्न के अनुसार दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी बच्चों ज़्यादा थ्योरी ना लिखते हुए केवल इतना लिख दीजिए कि प्रश्नानुसार, पुनः लिख देना, क्योंकि एक बार हम प्रश्नानुसार लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। भाई प्रश्न के अनुसार देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे अनुसार उसे ब्याज कितना मिला है बच्चों, यहाँ से 2,10,000 माइनस 2x और अपॉन 100, और जबकि क्वेश्चन के अनुसार उसे ब्याज मिला है कितना, 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये। तो दोनों की जब इधर तिरछी गुणा इसकी करेंगे तो 2,10,000 माइनस 2x और बराबर में 2 जीरो इधर आके बढ़ जाएंगे, तो 2,000 तो ये है ही, इसके आगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2,10,000 और ये प्लस का है 2 लाख, इधर आके माइनस का 2 लाख, और बराबर में ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा। जब 2,10,000 में से 2 लाख को माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 10,000 रुपये बचेगा, और बराबर में कितना, ये 2x, 2 से इसे काट रहे होंगे, 2 पंजे 10 और ये 3 जीरो, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों, वो कितनी आ गई, 5,000, कितनी आ गई निकल के, 5,000 आ गई। अब देखते हैं कि 2,000 रुपये का ब्याज हमें लेने के लिए प्रथम बॉन्ड में कितने रुपए लगाना चाहिए और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए लगाना चाहिए। तो इसीलिए हम कह देंगे बच्चों, इस चीज़ को इधर समझ लेते हैं, इधर थोड़ा मिटाने के बाद, अब देखिए इस चीज़ को कैसे समझ लेते हैं। इसीलिए प्रथम प्रकार के बॉन्ड, प्रथम प्रकार के बॉन्ड में निवेशित राशि वे प्रथम प्रकार के बॉन्ड में हमने कितने रुपए निवेश किए थे, x रुपए निवेश किए थे, और x की वैल्यू अब हमारे पास कितनी निकल के आई, 5,000। तो इसकी जगह लगाएंगे x की वैल्यू 5,000 रुपये, यानी कि पहले बॉन्ड में उसे 5,000 रुपये लगाने चाहिए। और दूसरे प्रकार के बॉन्ड में निवेशित
राशि। भाई दूसरे प्रकार के बॉन्ड में हमने कितनी राशि निवेश की थी? यहाँ पर 30,000 माइनस एक्स रुपये, इतने रुपए हमने यहाँ पर निवेश कर दिया था, यहाँ पर मान के चले थे शुरू में। अब ये 30,000 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने अब कितनी निकाली? 5,000। तो यहाँ लगाएंगे, ये कितनी हो जाएगी? 5,000। जब 30,000 में से 5,000 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? ये 25,000। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमें किसी व्यक्ति से 2,000 रुपये ब्याज लेना है 5% और 7% की ब्याज की दर से दोनों बॉन्डों पर, तो पहले बॉन्ड में हमें अब कितने रुपए निवेश करने होंगे? 5,000 रुपये। और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए निवेश करने होंगे? 25,000 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इससे आगे वाला क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। आइए इसे समझते हैं। आइए बच्चों अब एक क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, यानी कि रसायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें उसमें? 10 दर्जन है। और उसके बाद में कह रहा है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चों हमसे कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। अब यहाँ थोड़ा समझना होगा हमें। भाई हमें जो पुस्तकें दी हुई हैं वो दर्जन के हिसाब से दी हुई हैं, जबकि उनका जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो प्रति पुस्तक के हिसाब से दिया है, एक पुस्तक के हिसाब से। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि वहाँ से दर्जन से बदलकर ये देखेंगे कि कुल कितनी पुस्तकें हमें। तो आपको पता है कि एक दर्जन में 12 पुस्तकें होती हैं। एक दर्जन में कितनी होती है बच्चों? 12 पुस्तकें होती हैं। तो 12 से उसमें हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल टोटल पुस्तकें निकल के आ जाएंगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब द बुक शॉप ऑफ आ पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा। ठीक है। आइए देखते हैं इसे। बच्चों हमारे पास सबसे पहले ऐसे समझिए कि क्वेश्चन में किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की कुल कितनी पुस्तकें? तो हम यहाँ देखेंगे रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें। भाई रसायन विज्ञान की कुल कितनी पुस्तकें? तो हम कहेंगे 10 दर्जन। कितनी है? 10 दर्जन। और भाई 10 दर्जन है तो 10 में हम 12 से क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कुल पुस्तकें निकल के आ जाएंगी। तो 12 धाम 120 पुस्तकें हैं उस दुकान में। ठीक है। उसके बाद में हमसे कह रहा है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो हमने यहाँ लिखेंगे भी भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें। भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें, भौतिक विज्ञान की अगर बच्चों कुल पुस्तकें निकालेंगे ना तो ये कितनी है हमारे पास? 8 दर्जन। और दर्जन को हटाने के लिए हमें इसमें क्या करनी पड़ती है? 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। ये 96 बुक किसकी हैं? भौतिक विज्ञान की। फिर हमसे कहा गया 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुकें हैं, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की कुल बुकें, कुल पुस्तकें लिख दीजिए। कुल पुस्तकें, भाई इसकी कुल पुस्तकें कह रहा है ये 10 दर्जन। कितनी है? 10 दर्जन है बच्चों। अगर 10 दर्जन है तो दर्जन को हटाओ और 12 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 धाम कितना हो जाएगा? 120। तो इस तरीके से बच्चों ये मेरे पास रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें 120 आ गई, भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें 96 आ गई, और अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें कितनी आ गई? 120 आ गई। अब मैं क्या करूँगा? पुस्तकों की एक मैट्रिक्स बना लूँगा, आव्यूह बना लूँगा। तो हम वहाँ ऐसे लिख सकते हैं पुस्तक आव्यूह,
सिंपल सी बात है। अगर पुस्तकें हैं तो पुस्तक आव्यूह लिखिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुस्तक आव्यूह, पुस्तक आव्यूह। भाई पुस्तक आव्यूह यहाँ से निकालेंगे तो इस पुस्तक आव्यूह को हम क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। मैंने बताया कि पहले जो भी डाटा दिया हुआ होता है उसे आप रो में लिखिए, किस में लिखिए, रो में लिखिए। तो ये 120 पंक्ति में लिखिए, फिर 96 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 120। इस तरीके से मेरे पास ये एक मैट्रिक्स निकल के आ गई। अब मुझे क्या करा है कि दूसरा डाटा जो दिया है बच्चों, उस दूसरे डाटा को हम किस में लिखेंगे, कॉलम में। क्या कह रहा है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः इतने इतने, तो विक्रय आव्यूह लिख लीजिए। हम क्या लिख ले रहे हैं भाई, विक्रय आव्यूह, विक्रय आव्यूह। जब विक्रय आव्यूह निकाल रहे होंगे बच्चों यहाँ से हम आव्यूह, तो विक्रय आव्यूह को हम कितना मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, कोई मैट्रिक्स बी। तो मैंने एक बात बच्चों अभी आपको बताई थी, अगर पहले वाले डाटा को रो में लिखा है तो दूसरे को कॉलम में। तो पहले में भाई क्या है 80 रुपये, दूसरे में 60 रुपये, और जबकि जो अर्थशास्त्र की बुकें हैं वो प्रति पुस्तक कितने रुपए बेची जा रही है, 40 रुपये प्रति। विक्रय मूल्य विक्रय आव्यूह, जबकि ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं प्रति पुस्तक, प्रति पुस्तक, यानी कि हर पुस्तक का दिया हुआ है, ठीक है, प्रति पुस्तक। अब ये समझिए, फिर कह रहा है हमसे कि आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। भाई कुल धनराशि प्राप्त होगी, सिंपल सी बात है। एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये है, तो फिर 120 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, तो 120 की 80 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इसी तरीके से एक पुस्तक का एक भौतिक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है, तो 96 भौतिक विज्ञान की पुस्तकों का मूल्य 60 की 96 से मल्टीप्लाई। भाई एक अर्थशास्त्र की बुक का मूल्य 40 रुपये, तो 120 बुकों अर्थशास्त्र की बुकों का मूल्य कितना होगा, तो दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ए बी निकालिए। हम निकालेंगे यहाँ से कुल धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि। देखते हैं कुल धनराशि कितनी प्राप्त होती है हमारे पास। कुल धनराशि हमारे पास प्राप्त कितनी हो जाएगी भी, ए बी। ए बी जब प्राप्त हो जाएगी तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। भाई सॉल्व करेंगे तो पहले ए की जगह ए की वैल्यू लगा दीजिए। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 120, और ये 96, उसके बाद में 120। फिर किसकी वैल्यू लगा दीजिए, बी की वैल्यू लगा दीजिए। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 80, और ये 60, और ये कितना 40। जब दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फर्स्ट रो के इसके मल्टीप्लाई करिए, कैसे करके 120 की अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और ये 8 दूनी 16, और 8 एकम 8 और 1 हासिल का 9, ठीक है, प्लस बीच में क्या आएगा प्लस। फिर 96 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, और ये 6 छंग 36, और 6 नेम 54, और 3 कितना हो जाएगा भाई 57। इसी तरीके से प्लस 120 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, और 12 चौक 48, यानी कि 4800। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कुल धनराशि कितनी निकल के आ जाएगी। जब भी हमेशा याद रखिए कि जब कुल धनराशि हमें निकालनी होती है तो हम उस कुल धनराशि को मैट्रिक्स के अंदर नहीं लिखते, मैट्रिक्स के अंदर नहीं लिखते, मैट्रिक्स के बाहर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी की मल्टीप्लाई के अंदर जो भी कुछ होगा मैट्रिक्स के अंदर होगा, और ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही है। जब दोनों की कंपेयर करते हैं तो अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो कुल धनराशि होती है, अंदर वाली वैल्यू होती है वो कुल धनराशि होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट स्टेप में मैट्रिक्स का साइन हटा दीजिए और इन्हें ऐड करके मैट्रिक्स के बाहर लिखिए। 0 0 0 कितना आ जाएगा 0, फिर 0 और ये 6 6 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ोगे 6, फिर ये 8 8 और 7 हो जाएगा 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हासिल 2, तो 4 और 2 हासिल के 6, 6 और 5 11 हो जाएगा, और 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास मैं कह सकता हूँ ये इस क्वेश्चन का आंसर कह सकते हैं कि बच्चों अगर मैं ये सब पुस्तकें बेच दूंगा इस हिसाब से तो मेरे पास कितने रुपए मिलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,160 रुपये की इनकम हो जाएगी, या कह सकते हैं टोटल जो धनराशि निकल के आएगी वो 20,160 रुपये आएगी। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए कुछ हमें नोट पॉइंट दिया है। कह रहा है कि एज्यूम कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z एंड कैपिटल W एंड कैपिटल P आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2yn, 3yk, 2yp, n/3 एंड p/k। मतलब कह रहा है मान लीजिए कि कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल W तथा P क्रमशः इतने 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 और इतने कोटियों के आप भी हो। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये पहले हमें दे रखा भी कैपिटल X जो है वो किस क्रम की कोटि का, ऐसे करके लिख सकते हैं, वरना ये तो मैं सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ। कैपिटल X की कोटि, कैपिटल X की कोटि, भाई कैपिटल X की जो कोटि है वो हमारे पास कितनी है 2yn, और कैपिटल Y की कोटि कितनी है हमारे पास, कैपिटल Y की कोटि है बच्चों हमारे पास 3yk। उसके बाद में कैपिटल Z की कोटि वो हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ से ये 2yp स्मॉल p, और कैपिटल W की कोटि ये हमारे पास कितनी है बच्चों, 1 2 3 तो हो चुके हैं, n/3। और यहाँ से भाई कैपिटल P की कोटि कितनी है अपने पास, वो अपने पास है बच्चों p/k, स्मॉल p स्मॉल k। तो कह रहा है नीचे दिए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। चलिए भाई सही उत्तर चुनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे कहा गया है कि P कैपिटल Y और प्लस का कैपिटल W कैपिटल Y के परिभाषित होने के लिए n के तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। मतलब द रिस्ट्रिक्शन ऑन n के एंड P सो दैट Py प्लस WY विल बी डिफाइंड आर। क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, तो हमारे पास ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखते ही होंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि मैंने आपको एक बात इधर साइड में हम समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ से Py का ऑर्डर निकालूंगा, किसका ऑर्डर निकालूंगा बच्चों, Py का ऑर्डर निकालूंगा, यानी कि इसका क्रम निकालूंगा, या कह सकता हूँ कोटि निकालूंगा। इंग्लिश में इंग्लिश वाले बच्चे से लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल X, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल Y, या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल Z, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं भाई Py की अगर मैं कोटि निकालूंगा, ऑर्डर निकालूंगा, तो मैंने एक बात बताई थी कि पहले ये देखी कि P का यहाँ पर ऑर्डर क्या है। भाई P का ऑर्डर यहाँ पर क्या है, तो कैपिटल P का जो ऑर्डर है वो स्मॉल p/k है। तो स्मॉल p/k समझना है बहुत अच्छे से इस बात को। और मैं अगर आपसे पूछूं कि कैपिटल Y का ऑर्डर क्या है, तो कैपिटल Y का मेरे पास ऑर्डर कितना है 3yk, 3yk। तो P और Y की दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि P इंटू Y का मतलब दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो P और Y की दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद Py का ऑर्डर क्या होगा, तो Py का ऑर्डर मैंने बताया बच्चों कि ये बात सही है कि इनने कह दिया ये परिभाषित है। कह रहा है कि Py यानी कि Py निकालना पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो इसका मतलब बताया मैंने कि अंदर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये अंदर वाले एलिमेंट बच्चों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि पहली वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स के जो कॉलमों की संख्या है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो पहली बात तो मेरे पास ये आ गई कि यहाँ पर k किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये निकल के आ गई मेरे पास। और दूसरी कंडीशन मेरे पास ये आ गई निकल के बच्चों कि P और Y की कोटि क्या होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसकी रो, पहले वाले की रो की संख्या दूसरे वाले की कॉलमों की संख्या ली जाती है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो P/k बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, P/k। अब P/k बनेगा तो मैंने यहाँ पर एक बात देख ली, k किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो k के स्थान पर कितना लिख सकता हूँ बच्चों, 3 भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने देखा कि यहाँ पर दो चीज़ें मुझे मिल गई, बल्कि 3 चीज़ें यहाँ पर मिल गई कि Py का ऑर्डर Py हो सकता है या Py3 हो सकता है, और यहाँ पर k किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ये एक मिली। अब दूसरी पे बात करते हैं। अगर मैं Wy की बात करूँ,
अगर मैं बच्चों किसकी बात करूं, W इंटू वाई, इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास। तो पहले आप ऐसे करके समझिए कि W का यहाँ पर ऑर्डर क्या है। भाई W का जो ऑर्डर है यहाँ पर कोटि है वो n/3 है, और जबकि इस y का अब आप ऑर्डर देख लीजिए, इस कैपिटल Y का ऑर्डर जबकि कितना है 3yk है, 3yk है। और क्वेश्चन में हमसे एक बात कह रखी है बच्चों कि WY यहाँ पर पॉसिबल है, परिभाषित है। तो जब परिभाषित है बच्चों तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर वाले यानी कि W के स्तंभों की संख्या और Y की कोटियों मतलब कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर, और वो बराबर हैं, वो दोनों बराबर हैं। जब बराबर होंगे तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर क्या हो गया कि WY की जो कोटि आएगी निकल के इसकी रो और इसके कॉलम यानी कि NYK आएगी, ये कितनी आ जाएगी, NYK आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास कि WY की कोटि कितनी आ गई, NYK। अब मेरे पास यहाँ पर आती मुझे क्या चाहिए, PY प्लस WY, क्या चाहिए मुझे, PY प्लस WY। तो आइए बच्चों इसे भी समझते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों कि PY और प्लस का WY। तो आप ऐसे समझिए कि इस PY की कोटि कितनी आई निकल के, ऑर्डर कितना आया है निकल के, तो आप कहोगे P इंटू के या फिर PY3। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, चलिए PY3 लिख देते हैं। भाई मैं कहूँगा WY की कोटि कितनी आई निकल के, तो WY की कोटि आई है यहाँ से निकल के कितनी, हम कह सकते हैं भाई NYK, ये W इंटू वाई की कोटि निकल के आई है। अब एक बात ये बताइए, ये पूरी PY की जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी एक मैट्रिक्स, और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कब होंगी, तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कब होंगी। तो मैंने बताया बच्चों कि कोई भी दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स तभी ऐड होती हैं जब पहली बात उनके ऑर्डर सेम हो, कोटि बराबर हो, और दूसरी बात क्या हो, उनके संगत अवयव भी कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चों कि PY प्लस WY का यही मतलब है कि PY की और WY की दोनों की कोटि कैसी हैं, बराबर हैं, दोनों की कोटि कैसी हैं, बराबर है। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि मेरे पास P इंटू 3 बराबर किसके होगा, N इंटू K के, कहानी खत्म। भाई P इंटू 3 बराबर किसके होगा, NYK के, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है प्लस दोनों मैट्रिक्स तभी हो पाएंगी जब दोनों ये कोटियाँ कैसी हो, बराबर हो। तो जब मैं बच्चों यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँगा तो कंपेयर करूँगा तो P किसके बराबर आ जाएगा, N के बराबर आ जाएगा, तो P बराबर N के आ जाएगा, और 3 किसके बराबर आ जाएगा, K के, या मैं कह सकता हूँ K बराबर किसके आ जाएगा, 3 के। बात है कि ये तो चाहे यहाँ से K बराबर 3 ले लेना, चाहे यहाँ से। तो अब आप देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है हमारे पास कि A K बराबर 3 और P बराबर N, K बराबर 3 P बराबर N। तो दूसरे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। तो चाहे P बराबर N, K बराबर 3, बात एक ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा इसका, आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं, वरना ये जो चीज़ है मैंने एक रफ कार्य का मैटर बताया कि किस तरीके से हमें देखना होता है। यहाँ लिख सकते हैं भाई कि इसमें कह रहा है कि प्रतिबंध कौन सा सही है, तो हमारे पास प्रतिबंध कौन सा आ जाए, कैपिटल A, K बराबर 3 और P बराबर N, ये वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है बच्चों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमें किस तरीके से ऑप्शन को बताना है कि क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि ये तो बहुत ही बेहतरीन है। एक नंबर में ये क्वेश्चन तो 99% आता ही आता है, ठीक है, आप इसे अच्छे से स्टडी करें। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि n बराबर P, इफ़ n इक्वल टू P, तब 7 कैपिटल X माइनस 5 कैपिटल Z की कोटि बताओ। इसकी हमें क्या निकालनी, कोटि। चलिए बच्चों इसे भी समझ लेते हैं। भाई ये समझिए कि यहाँ पर 7 यहाँ कैपिटल X है, और कैपिटल X के आगे कोई नंबर, या कह सकता हूँ अगर बच्चों कोई मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है और मैट्रिक्स के आगे कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पर, इसकी कोटि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ, मैंने मान लिया ये A B C D, ये एक मैंने मैट्रिक्स ले ली, इस समय इसका ऑर्डर है 2×2, क्योंकि इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। अगर मैं इसमें मान लिया 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3A 3B 3C और 3D,
ये निकल के यहाँ से आएगी। तो बताइए क्या इसका ऑर्डर यानी कि क्रम क्या चेंज हो जाएगा? इसका क्रम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब भी इसका क्रम कितना रहा 2/2। और अगर यही चीज़ मैं माइनस कर दूँ तो बच्चों ऐसे समझिए कि किसी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके ऑर्डर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी कोटि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दो आव्यूह को जोड़ने पर या घटाने पर उसकी कोटि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोटि जो पहले होगी वही बाद में होगी। तो ऐसे समझिए यहाँ पर इस चीज़ को मैं इस रफ कार्य पे समझाता हूँ कि यहाँ ऐसे समझिए कि कैपिटल एक्स की यहाँ कोटि कितनी है, कैपिटल एक्स की कोटि कितनी है। तो आप कहोगे कैपिटल एक्स की कोटि है 2/n। क्या है ये 2/n। फिर यहाँ पर दिया है -z, तो z की कोटि हमारे पास यहाँ पर कितनी है भाई? z की कोटि 2/p, 2/p। तो अब ऐसे समझिए कि यहाँ पर अगर मैं 7x लगा दूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ 7x, तब भी मेरी कोटि यही रहेगी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होती। और इस z में भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तब भी इसका ऑर्डर यही रहेगा। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स में से, मतलब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स तभी माइनस होगी, तभी ऐड होगी जब ये दोनों ऑर्डर बराबर हों। दोनों ऑर्डर कैसे हों? बराबर हों। तो इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन में तो ये दे रखा है कि जो ये भी जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं वो एक परिभाषित है। परिभाषित का मतलब है कि 7x में से 5x माइनस हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों ही कोटियाँ कैसे होंगी? बराबर। और अगर ये दोनों ही कोटियाँ बराबर होंगी बच्चों तो इसका मतलब है 2 किसके बराबर? 2 के आ जाएगा और n किसके बराबर आ जाएगा? p के। तो यहाँ पर n बराबर किसके आ जाएगा? यहाँ से p से। जबकि हमारे पास ऑप्शन जो है वो किस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तब हमसे कहा गया है बच्चों कि इतना कह रहा है 7x - 5z की कोटि क्या है। तो 7x - 5z की कोटि ये भी होगी और ये भी होगी, क्योंकि दोनों ही यहाँ और यहाँ से n बराबर किसके निकल के आया? p के निकल के आया, जो कि हमें n बराबर p पहले ही से दे रखा है। तो आप समझिए कि 7x - 5z की कोटि ये भी होगी और ये भी होगी, दोनों ही कोटियाँ होंगी। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि ये वाला ऑप्शन दिया है या ये वाला ऑप्शन दिया है। तो बच्चों हमारे पास पहला ऑप्शन है p/2, तो p/2 तो नहीं होगा, फिर है 2/n, तो इसका मतलब 2/n यहाँ पर है, क्योंकि मैंने बताया 7x - 5z की कोटि ये भी होगी ये भी होगी। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों इसकी जो कोटि होगी यहाँ से इसे हटा के कितनी हो गई? 2/n होगी, 2/n। और इधर साइड में मैंने निकाल के दिखाई दिया। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया अभी? विकल्प। इसीलिए विकल्प भाई बी सही है, बी सही है, विकल्प भी सही है। तो बच्चों इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें। बच्चों अगर आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी पूरी लेक्चर्स लेके आएंगे और मैं बहुत ही जल्दी कोर्स कंप्लीट करा सकता हूं अगर आप चाहें तो इसीलिए बच्चों अधिक से अधिक शेयर करें और बाकी गुड लक।